नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। जनादेश यानी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। 5 राज्यों में क्या रहीं दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और ग्राउंड रिपोर्ट। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं से। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। आज के जनादेश में हम चर्चा करेंगे कमलनाथ की दिग्विजय के कपड़े फाड़ने की टिप्पणी से कांग्रेस में मचे कलह की, साथ ही मुफ्त चुनावी वादों से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ की, सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच बढ़ती दूरियों की। इसके अलावा मिजोरम बीजेपी की सूची, जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे और तेलंगाना में राहुल गांधी के दौरे पर भी हमारी नजर रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की दिग्विजय के कपड़े फाड़ने की टिप्पणी से कांग्रेस में कलह की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं कांग्रेस वचन पत्र में मुफ्त चुनावी वादों को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों के साथ ही मध्य प्रदेश के आम लोगों ने भी चिंता जताई है। इन सब के बीच प्रदेश में दल बदल का सिलसिला भी जारी हो गया है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ की दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की टिप्पणी को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। अब इस मामले पर कमलनाथ की ओर से सफाई दिए जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में काम बटे हुए हैं और गालियां खाने के लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है। कांग्रेस में काम बटे हुए हैं, गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है। और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस का वचन पत्र जारी करने से पहले कमलनाथ कपड़ा फाड़ विवाद पर सफाई देते नजर आए। इस दौरान भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच खूब शब्दबाण चले। आपने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? वहीं कांग्रेस वचन पत्र में मुफ्त चुनावी वादों को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि ऐसे वायदे और घोषणाएं प्रदेश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जानकार भी इसे प्रदेश की राजनीति के लिए ठीक नहीं मान रहे। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, देखकर के ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ रिव्यूज के बल पे मतदाताओं से वोट चाह रहे हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिससे रोजगार सृजन के साधन उपलब्ध होते हैं, जिससे इंडस्ट्री अट्रैक्ट होकर के मध्य प्रदेश में आए, वैसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। सामाजिक दृष्टि से और अन्य दृष्टि से उनको राजनीति के लिए ये फायदे का सौदा लग सकता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस सारी घोषणाओं का मध्य प्रदेश के खजाने पर, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश कई हजार करोड़ रुपए के कर्जे में अभी भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2018 में सरकार बनने के 10 दिन के अंदर किसानों की कर्ज माफी नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने का वादा किया था। 2018 में कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया था, लेकिन ना तो किसानों की कर्ज माफी हुई और न ही किसी बेरोजगार को भत्ता मिला। कांग्रेस छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश हर जगह वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा अभी तक अधूरा है। वहाँ की महिलाएं आज भी 1500 रुपए मिलने की राह देख रही हैं। बेरोजगार नौजवानों को भत्ता दिए जाने का वादा कांग्रेस ने राजस्थान में भी किया था, लेकिन वहां भी उस वादे का हश्र मध्य प्रदेश जैसा ही हुआ। कर्नाटक में मुफ्त बिजली का वादा करने वाली कांग्रेस ने सत्ता में आते ही बिजली की दरें 2 रुपए प्रति यूनिट बढ़ा दी। मध्य प्रदेश की जनता भी मानती है कि फ्रीबी कल्चर किसी के लिए सही नहीं है। मतदाता इसके बदले शिक्षा और रोजगार पर बल देने की बात कर रहे हैं। प्रदेश के लिए ये ज़रूरी है कि वो एजुकेशन पे और सारी चीज़ों पर फोकस करे।
और ये जो फ्री बीज का कल्चर है इसको पूरी तरीके से बंद हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी संस्कृति को देश के विकास के लिए खतरनाक बताते हुए इससे लोगों को आगाह करते रहे हैं। मुफ्त वादों पर चुनाव आयोग ने भी सवाल उठाए हैं। 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि मुफ्त वादे राजनीतिक दलों के लिए लोकप्रियता का एक तड़का जरूर है, लेकिन जीतने के बाद उन्हें निभाना कठिन है। इसीलिए जनता को ये जानने का अधिकार है कि वे इसे कैसे लागू करेंगे और इसके लिए जरूरी पूंजी कहां से जुटाएंगे। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी इस पर चिंता जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक गंभीर मुद्दा मानते हुए कहा है कि ये राशि बुनियादी ढांचे पर खर्च करने की जरूरत है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का झूठे वादे करने और उन्हें पूरा न करने का इतिहास रहा है, जबकि बीजेपी 5 साल की बात नहीं करती, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत काल के लिए 25 साल का रोड मैप बनाया है। कांग्रेस का इतिहास आश्वासन और झूठे वादों का रहा है, पूरा करने का कभी नहीं रहा। हम आधारभूत ढांचा को मजबूती देने वाले लोग हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसी संसाधनों में हमें आने वाले लोगों को अच्छा भविष्य देना है, और इसलिए हम अमृत काल के 25 साल का रोड मैप बना के चलते हैं। हम 5 साल की बात नहीं करते, हमारे प्रधानमंत्री 25 साल की बात करते हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले दल बदल का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पौत्र और कांग्रेस नेता सुंदर लाल तिवारी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में कांग्रेस के गुन्नौर विधानसभा के पूर्व विधायक कुंदर चौधरी ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। ब्यूरो इनपुट के साथ भोपाल से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मामला मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, जहां कांग्रेस सपा को सीटें देने को तैयार नहीं हुई। अब इस मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर विधानसभा चुनावों को लेकर गठबंधन नहीं है तो फिर भविष्य में यूपी विधानसभा के चुनाव में भी नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बने INDI गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर मतभेद बढ़ता जा रहा है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल को लेकर दोनों तरफ से खुलकर बयानबाजी हो रही है। कानपुर में पत्रकारों से बातचीत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस उन्हें सीट देने को तैयार नहीं तो यूपी में सपा बड़े भाई की भूमिका में है और यूपी में सपा भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस को के आंतरिक मामला है, उनकी लीडरशिप को तय करना पड़ेगा कि वो राज्यों में करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी नीति क्या है, उनकी किस उद्देश्य से कैसे बात कर रहे हैं। क्योंकि एक राज्य में उनकी लीडरशिप बात करने लगती है, दूसरे राज्य में लोग कहते हैं कि इसमें नहीं गठबंधन होगा। अगर ऐसी नीति थी तो मध्य प्रदेश में वार्ता ही नहीं शुरू करनी चाहिए थी। तो सवाल ये है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने एकदम सही कहा है कि कांग्रेस के ऊपर है, वो अंदर बैठ के तय करें कि बात करनी है नहीं करनी है, तो उसके हिसाब से दूसरे दल निर्णय लेंगे। बीजेपी ने विपक्षी दलों के INDI गठबंधन को अवसरवादी गठबंधन बताया है। साथ ही कहा कि उनकी नीति, नीयत या नेता में कोई एकरूपता नहीं है। कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा जोड़कर भानुमति जो है कुनबा तो बना लेती हैं, लेकिन वो कुनबा टिक नहीं पाता है। अखिलेश यादव और उनके परिवार से कांग्रेस का पुराना बैर रहा है। एक दूसरे को जेल में भेजने तक की विविध कार्रवाइयों में संलिप्तता रही है। अब जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में गठबंधन बन तो गया, लेकिन गठबंधन टिकेगा कैसे? क्योंकि कहु कबीर कैसे निभे बेरुके रुके संग, इक रस झूमत आपने इक्के फाटतंग। वहीं कांग्रेस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि आखिर INDI गठबंधन मध्य प्रदेश में क्यों टूट रहा है।
दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर सहमत के बावजूद कांग्रेस ने सपा से किनारा कर लिया और सपा की जीती हुई सीट बिजावर समेत भांडेर, कटंगी, राजनगर से भी उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस की वादा खिलाफी से नाराज सपा भी अब प्रदेश की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मन बना लिया है। मध्य प्रदेश में सपा ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। ऐसे में विपक्षी दलों के INDI गठबंधन में दरार बढ़ सकती है। ब्यूरो इनपुट के साथ DD न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और आइए भोपाल चलते हैं, हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अजीत, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस में चल क्या रहा है आखिर, क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ का बयान आ रहा है, दिग्विजय सिंह का बयान आ रहा है, कपड़े फाड़ने की बात हो रही है, क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर? सब कुछ क्या ठीक है, सब कुछ एका है, क्या कुछ है? देखिए, कांग्रेस में क्या चल रहा है ये कल जब मैनिफेस्टो जारी हुआ तो पूरे देश ने देख लिया कि किस तरीके से जो है कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो खुल के सामने आ गई है, जो अदावत है वो खुल के सामने आ गई। और जो 2 बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही दिग्विजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों ने मंच पर ही जो एक दूसरे पर कटाक्ष किया, एक दूसरे पर किस तरीके से चुटकी ली, वो साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और देखिए, यही कारण है कि काफ़ी समय लग गया कांग्रेस को पहली सूची जारी करने में अपने 144 प्रत्याशियों की, और जिसमें से अधिकांश जो प्रत्याशी उनको रिपीट किया गया, कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाई कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर है कि एक असंतोष खुल के सामने आ सकता है, खुल के जो असंतुष्ट लोग हैं वो खुल के विरोध कर सकते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस को लंबा समय लगा सभी धड़ों को अपने स्तर पे मनाने में। हालांकि मना अभी नहीं पाई है कांग्रेस, और उसका देखिए नतीजा ये है कि लगातार जो बीजेपी कांग्रेस का जो प्रदेश का ऑफिस है वहाँ पर लगातार असंतुष्ट लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, लगातार जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के उनसे मिल रहे हैं। और ऐसे ही एक असंतुष्ट दल जो था वो यहाँ पर आया था और उसने कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जो है कमलनाथ से मुलाकात की थी, जहाँ उन्होंने साफ कहा उनसे कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके जो पुत्र हैं जयवर्धन सिंह, उनका रोल है, तो आप उसमें उनके कपड़े फाड़िए। और ये वीडियो वायरल होने के बाद फिर सफाई देते हुए जब मैनिफेस्टो के पहले कमलनाथ अपनी बात रखी तो उसी बीच में दिग्विजय सिंह ने भी चुटकी ले ली और उन्होंने कहा है कि जो अध्यक्ष होता है उसका साइन होता है फॉर्म A और फॉर्म B में, तो अध्यक्ष के जो है कुर्ते फाड़े जाने चाहिए। तो खुलकर देखिए अदावत सामने आ चुकी है, और ये अदावत अभी की नहीं है, ये अदावत बहुत पुरानी है। और जब 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी मध्य प्रदेश में, तो उस समय भी हमने देखा था कि बड़ी मुश्किल से सरकार चल पा रही थी, और लोग कह रहे थे कि अंदर खाने से कि जो पीछे से जो सरकार चल रही है कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ही चला रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह खुल के सामने नहीं आते हैं मध्य प्रदेश में। क्योंकि जब 10 साल वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से तमाम आधारभूत ढांचा जो था वो तहस नहस हो गया था, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ की जनता को तरसना पड़ता था। और इसीलिए हमेशा पर्दे के पीछे रहकर जो है दिग्विजय सिंह राजनीति करते हैं मध्य प्रदेश में, और वो पीछे रहकर तमाम अपनी जो है राजनीतिक चालें वो चलते हैं। हालांकि कमलनाथ जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सभी धड़ों को साथ लेकर चला जाए, सभी गुटों को साथ लेकर चला जाए, और लेकिन ये कोशिश कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही है। और ये अदावत है, ये सबके सामने खुले मंच में सामने आ चुकी है। देखिए, दूसरी सूची अभी तक नहीं आई है कांग्रेस की, और इसके पीछे भी कई कारण है। जो कई जो धड़े हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, अगर वो हम कमलनाथ की बात करें, अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करें, सुरेश पचौरी की बात करें, अरुण यादव की बात करें, ये सभी बड़े नेता हैं अलग अलग क्षेत्रों के, कोई मालवा से है, कोई महाकौशल से है, कोई हम कह सकते हैं विंध्य क्षेत्र से है। तो ये जो नेता हैं ये कहीं ना कहीं अपने लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लोग जो हैं उनको टिकट मिले कांग्रेस का, जिससे कि वो मजबूत हों। तो ये एक बड़ी एक अंदर खींचातान चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस में अभी ऊपापोह की स्थिति है, और इस कारण से दूसरी जो सूची है वो अभी तक जारी नहीं हो पाई है। और ये जो वीडियो सामने आने के बाद खुले मंच से जब मैनिफेस्टो जारी हो रहा था उसमें जो बड़े नेताओं का इस तरीके से एक दूसरे अजीत, जहां एक और कांग्रेस के अंदर में ये गुटबाजी नजर आ रही है, वहीं साथ ही साथ अगर हम उस गठबंधन की बात करें जो एक गठबंधन बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ आ गए मध्य प्रदेश में।
और अब तो बात ये हो रही है कि आगे को चाहे यूपी के चुनाव हो या दूसरे चुनाव हो, वहाँ भी ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ गठबंधन नहीं होगा तो वहाँ भी नहीं होगा। तो इसको किस तरह से वहाँ पर देखा जा रहा है और ये फैक्टर कितना नुकसान पहुँचाने वाला है? बिल्कुल, देखिए ये फैक्टर नुकसान पहुंचाएगा, जो कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है पब्लिक में कि ये जो गठबंधन बना है, INDIA गठबंधन बना है, ये कहीं ना कहीं स्वार्थ को लेकर बना है, अपने अपने हितों को साधने के लिए बना है और जनता को धोखा देने के लिए बना है। तो इसको लेकर देखिए जिस तरीके से अभी बयानबाजी हो रही है, हालांकि कांग्रेस बचाव कर रही है कि ये जो गठबंधन बना है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना है, लेकिन साफ कर दिया अखिलेश यादव ने कि अगर मध्य प्रदेश में इस तरीके से अगर आप हमको सीटें नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश में हम बड़े भाई की भूमिका में है, वहां पर भी हम आपको सीटें नहीं देंगे। उन्होंने साफ कर दिया है और अगला चुनाव भी जो है हम अकेले ही लड़ेंगे। और मध्य प्रदेश में भी सपा का कहना है कि वो जो यहाँ पर सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। तो साफ दिख रहा है कि ये गठबंधन जो है ये टूटता नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है तो उससे साफ हो गया है कि ये गठबंधन की जो तमाम जो उनकी जो एका करने की जो कोशिश थी वो नाकाम साबित हो रही है। और इसको लेकर देखिए लगातार शुरू से ही आभास था लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जिस बिजावर सीट के लिए ये यहाँ से तनाव शुरू हुआ वो पिछली बार सपा के पास ही थी और उस सीट पे सपा को विश्वास था कि उसका प्रत्याशी जीतेगा। और उसके अलावा जो आसपास की 6 सीटें और थी उसमें सपा जो है दूसरे नंबर पर आई थी। तो सपा 7 सीटें जो है वहां की वो चाहती थी कि उसे मिल जाए, लेकिन कांग्रेस ने वहां भी अपने प्रत्याशी उतार दिया और उसके बाद से जो है ये करवाहट बढ़ती गई और अब राष्ट्रीय स्तर पर जो इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं ये गठबंधन जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित तमाम केंद्रीय स्तर पर भी जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को साफ दिख रहा है कि किस तरीके से इस गठबंधन की नींव रखी गई थी वो कहीं ना कहीं एक विरोध स्वरूप रखी गई थी और ये इसमें सभी के अपने अपने हित हैं। आपको याद होगा जब यूपी में चुनाव थे विधानसभा के, तो उस समय यूपी के लड़के करके एक कैंपेन चली थी जिसमें कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो हैं वो वहां पर अपने आप को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था वहां पर, लेकिन वो भी फेल हो गया था। तो कहीं ना कहीं कड़वाहट देखिए वो बनी हुई है और वो कड़वाहट बीच बीच में निकल के सामने आती है। अब जबकि मध्य प्रदेश में एक भी सीट जो है सपा को अभी तक नहीं दी है कांग्रेस ने और पूरी तरीके से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, तो सपा ने भी घोषणा कर दी है कि वो भी लगभग सभी सीटों पर। ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार हम दूसरे राज्य की बात करेंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनादेश और अब हम बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बीजेपी ने आज पहले मिजोरम की 12 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इसके कुछ देर बाद पार्टी ने 9 सीटों के लिए अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी। बीजेपी की सूची में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष लालरिन नियाला सेलो सहित सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट छोड़ने वाले 3 नेताओं के नाम हैं। लालरिन लियाना सेलो को ममित सीट से, पूर्व मंत्री के बेचुआ को सेहा सीट से और पूर्व MNF सलाहकार टी लालिंगथांगा को
पश्चिम तुईपुई सीट से टिकट दिया गया है। भाजपा ने 4 महिलाओं को भी टिकट दिया है। इनमें भाजपा की राज्य इकाई की प्रवक्ता एफ लाल रेमसंगी को आइजोल दक्षिण 1 से मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस, सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट और मुख्य विपक्षी दल जोराम पीपुल्स मूवमेंट पहले ही सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, अगर हम मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में क्या कुछ आप बीजेपी की रणनीति वहां पर देख रहे हैं? गठबंधन के साथ हम जानते हैं कि सरकार में भारतीय जनता पार्टी पहले आप देखें निवर्तमान में थी। निश्चित तौर पर कोशिश ये है कि कुछ नए चेहरों और कद्दावर नेताओं के साथ वहां चुनाव मैदान में जाया जाए। और जो आज की सूची आई है, आप 12 उम्मीदवारों का जो पहली जो सूची आई, उसके बाद 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, तो कुल मिलाकर 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। और उस सूची से ये जाहिर होता है कि कई नए चेहरे हैं, नए युवा उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। तो कुछ पुराने कद्दावर नेता हैं मिजोरम की राजनीति में जो पहले भी एक तरह से कहें चुनाव लड़ चुके हैं या कुछ जान पहचाने नाम है, उनको भी बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी किसी भी राज्य में उतनी ही गंभीरता से चुनाव लड़ती है, वहां पूरी ताकत लगाती है और मिजोरम भी बीजेपी की प्राथमिकता में आता है। तो हम उस लिहाज से देखते हैं कि सूची कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जरूर पहले सूची आई थी, मिजोरम की सूची आज आई, लेकिन आज ही जैसे पहली सूची आई उसके बाद ही कुछ ही देर बाद दूसरी सूची भी जारी कर दी गई। यह दिखाता है कि बीजेपी कोई देर नहीं करना चाहती है वहां पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान में। तो ऐसे में 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो अब ये कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से वहां जो चुनाव प्रचार का जो अभियान है वो और जोर पकड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले चुनाव मिजोरम में होना है, इस बात को बीजेपी बखूबी जानती है। और यही वजह है कि अब पूरा इस बात पर होगा कि वहां पर चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति को आगे बढ़ाया जाए और बीजेपी बड़े नेता के दौरे भी जल्द ही लगेंगे। शैलेंद्र, एक छोटा सा सवाल है, जो बीजेपी पर बार बार कांग्रेस जिस तरह से धार्मिक कार्ड इन सब का आरोप लगाते रहती है, वहां पर हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की ओर से वहां पर धार्मिक कार्ड खेला गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की एक रणनीति रहती है कि जब वो उत्तर पूर्व जाए तब वो कुछ ऐसी बातें कहें, बीजेपी पर निशाना साधें, दक्षिण भारत जाए तब वहां वो दूसरी बात कहते हैं। और बीजेपी अक्सर इसी बात को लेकर कहती है कि राहुल गांधी की वो गंभीरता नहीं है कि किस तरह से मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। और कई बार बीजेपी इसलिए राहुल गांधी पर निशाना साधती है कि वो जो कुछ कहते हैं उसके पीछे तथ्य नहीं होते, या फिर वो ऐतिहासिकता को पीछे उसका जो पृष्ठभूमि होती है उसे ध्यान से नहीं देखते और ऐसे आरोप लगाते हैं दरअसल जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। अब जब वो उत्तर पूर्व जाते हैं वहां बीजेपी आरएसएस पर हमला बोलते हैं, बीजेपी उसके पलटवार में कहती है कि राहुल गांधी बताएं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार किया, इतने साल कांग्रेस ने केंद्र में राज किया, तब उत्तर पूर्व के विकास के लिए उन्होंने क्या किया था। ठीक है शैलेंद्र, दरअसल एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए कुछ और खबरों की ओर चलते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के दौरे पर हैं। कोटा पहुंचने पर पार्टी नेताओं और महिला मोर्चा के सदस्यों ने उनका स्वागत किया।
कोटा में वो संभाग स्तरीय बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कोटा संभाग के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की और उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए लग रहा है कि राजस्थान की जनता ने भाजपा के प्रति अपना मन बना लिया है। उन्होंने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि महिला उत्पीड़न के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस की गहलोत सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय करके संकल्प लेकर परिवर्तन करने का मन बनाया है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का भी मन बनाया है। छत्तीसगढ़ में बीरनपुर हिंसा में प्राण गंवाने वाले स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू का मामला भी बार बार उठ रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह ने कहा है कि बीरनपुर हिंसा में प्राण गंवाने वाले स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू से मिलने आज तक कोई कांग्रेसी विधायक तक नहीं गया, जबकि दुर्ग संभाग में वहां के संभाग से मुख्यमंत्री समेत 4 मंत्री सत्ता में हैं। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्ट सरकार से तो उन्हें कोई न्याय नहीं मिला, लेकिन एक पीड़ित पिता आज अपराध और सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध संकल्प लेकर मैदान में है और हम सभी उनके साथ खड़े हैं। अरे ईश्वर साहू यदि आरोप लगाता है कि उसके बच्चे के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, उसको सजा दिलाना और मेरा कर्तव्य है और इसलिए मैं राजनीति के मैदान पे उतरा हूं कि मैं चुनाव जीतूं, सरकार बदले और अपराधियों को जेल के अंदर डाले। ये एक बाप का संकल्प है, उसमें कहां राजनीति। इस सब के बीच भाजपा ने छत्तीसगढ़ की पंडरिया विधानसभा सीट से भावना बोहरा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की पंडरिया से भावना बोहरा को उम्मीदवार घोषित किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज छत्तीसगढ़ के मुंगेली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लोरमी के मानस मंच में आयोजित भाजपा के विजय विश्वास कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। वहीं इस दौरान भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने का लोगों से आग्रह किया। शासन में आने का समय हमने बोला था कि हम राम मंदिर बनाएगा। आज आप देखिए जनवरी महीना में राम मंदिर बन जाएगा, हम लोग सब राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएगा। लेकिन ये प्रभु श्री राम का मार्ग का छत्तीसगढ़ है। आज कांग्रेस पार्टी 7 साल देश में शासन किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राम मंदिर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया, हमेशा उन्होंने बाबर को पूजा किया। ये लोग बाबर का है, ये लोग कभी प्रभु श्री राम का नहीं है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाजपा भूपेश बघेल की तरह झूठ की राजनीति नहीं करती है। बंदी भाजपा करे ना करे दूसरा बात है, लेकिन चुनाव में गलत वादा मत करो, लोगों को गुमराह मत करो। अगर करना है बोलो करेगा, नहीं करना है बोलो नहीं करेगा, लेकिन करेगा बोल के फिर दारू का ही सरदार बन जाना वो गलत बात। सारा बंदी अगर हमारा मैनिफेस्टो में रहेगा तो बंदी होगा, नहीं रहेगा नहीं होगा, लेकिन हम जनता को कोई भी गलत वादा नहीं करूंगा। हम भूपेश बघेल नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तेलंगाना के मुलुगु जिले के रामप्पा मंदिर पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस की बस विजय भेरी यात्रा का शुभारंभ किया। इस पर बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती। राहुल गांधी को मैं इलेक्शन गांधी बोलूंगी क्योंकि वो सिर्फ चुनाव के समय ही प्रदेश में आते हैं। इलेक्शन का माहौल है
तेलंगाना में, तो हर एक पार्टी तेलंगाना में, खासकर निज़ामाबाद जो मेरा पार्लियामेंट सेगमेंट है यहाँ पे आ रहे हैं। उन सब का स्वागत है। ये सारे पॉलिटिकल टूरिस्ट है, आएंगे और जाएंगे, लेकिन तेलंगाना के लिए वो क्या कुछ करते हैं कभी क्लैरिटी से नहीं बताते। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में इतना ही। कल इसी वक्त ये कार्यक्रम फिर हम आप लोगों के सम्मुख लेकर आएंगे। नमस्कार।